हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमारा चैप्टर था उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। जैसे अगर जैसे आपको बताना है फर्स्ट का ए है तो फर्स्ट का ए आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे 6 का सी, इस तरीके से जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर कमेंट में बताते चलना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नियम के कारण संतुलित किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग जवाब कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को किस नियम के कारण संतुलित किया जाता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है द्रव्यमान का संरक्षण नियम। किस कारण? द्रव्यमान के संरक्षण नियम के कारण क्या किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम हमारा क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, यानी द्रव्यमान बनेगा ही नहीं तो घटेगा बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर किस रंग का चूर्ण प्राप्त होता है? तो अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो वायु के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और वो किस रंग का चूर्ण होता है? तो वो सफेद रंग का चूर्ण होता है। कैसा चूर्ण होता है? सफेद रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा सभी का आंसर। रासायनिक समीकरण में AQ का अर्थ क्या होता है? किसी रासायनिक समीकरण में अगर किसी तत्व के आगे AQ लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या होगा? या किसी यौगिक के आगे AQ लिखा हुआ है तो AQ हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? AQ हम लोग जलीय विलयन के लिए यूज करते हैं। अगर किसी चीज का कोई जलीय विलयन है, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? AQ। ठीक है, उसके अलावा ठोस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ठोस के लिए हम लोग S लिखते हैं, सॉलिड। गैस के लिए हम लोग G लिख देते हैं। ठीक है, और अगर कोई द्रव हो तो द्रव के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? L, लिक्विड। ठीक है, और जलीय विलयन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? AQ। इस तरह से हम लोग AQ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो हमारा है वो हमसे कहता है Mg+O2 इक्वल टू MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लिया? जो हम लोग मैग्नीशियम को जलाएं ऑक्सीजन में तो वो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए हमारे पास इधर मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। लेकिन दूसरी तरफ प्रतिफल में मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन भी कितना है? 1 ही है। तो इधर क्या हो गया? द्रव्यमान का संरक्षण नियम फॉलो नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो गया? असंतुलित रिएक्शन हो गया, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण बोलते हैं। और असंतुलित को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न हमसे कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कमेंट में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले, अगर उन अभिकारकों के सहयोग से उसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों घसा जाता है? अगर मैग्नीशियम रिबन है तो उसको रेगमाल से पहले घसते क्यों है? जलाने से पहले घसते क्यों है? तो इसलिए घसते हैं क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, उस ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए क्या किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन से घसा जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, ठीक है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए पानी का उबलना क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी, क्योंकि स्टेट में अवस्था बदल रही है तो क्या हो गया?
हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। बर्फ का पिघलना में भी अवस्था में परिवर्तन, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन एलपीजी का जलना जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है। दानेदार जस्ते यानी जिंक पे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। तो जब भी हम लोग किसी धातु पे क्या करते हैं, अम्ल डालते हैं, धातु अम्ल के रिएक्शन में हमेशा क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। बताइए, किसी पदार्थ में, किसी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। आपको कमेंट में आंसर बताते चलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना, दोनों ही क्या कहलाता है, उपचयन। और ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। C+CO2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए। और जुड़ना हमारा क्या होता है, यानी संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उसे क्या बनेगा, CaO और प्लस में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, टूट के दो नए प्रतिफल बनाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टूटना हमारा क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जियां जो सड़ गल के खत्म हो कंपोस्ट बन जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सड़ने में क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, इसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जिस अभिक्रिया में हमको उष्मा देना पड़े उसका हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, और जिसमें उष्मा उत्पन्न हो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए। श्वसन में क्या होता है, तो श्वसन में पहला बात तो ऑक्सीजन जाके जुड़ता है तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, हमारा उपचयन अभिक्रिया। और दूसरा, जब हम लोग सांस छोड़ते तो वो उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या होता है, उपचयन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, FeS प्लस CuSO4, ठीक है, और FeSO4 सॉरी Cu, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर और ये था सल्फेट था, उसमें से क्या हुआ, सल्फेट यहां से हटके आयरन के साथ जुड़ गया। ये क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। और ये हमारा बच गया कॉपर। तो यहां से जो सल्फेट था वो विस्थापित हो गया किसके साथ, फेरस यानी आयरन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 का विस्थापन हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अगर हम लोग लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो कैसा हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता कैसा है, वो नीले रंग का होता है। और जब हम लोग उसमें लोहे का कील डुबाते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, वो हरा बन जाता है। तो किससे कैसा हो जाता है, नीला से हरा, ठीक है। NaSO4 प्लस BaCl2, अब देखिए इसमें ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम अपना SO4 किसको दे रहा है, बेरियम को, और बेरियम अपना क्लोरीन किसको दे रहा है, सोडियम को, ठीक है। और जब सोडियम सोडियम को क्लोरीन मिला तो ये बन गया NaCl, और बेरियम को जब SO4 मिला तो ये बेरियम सल्फेट बना लिया। तो यानी कि दोनों अपना अदला बदली कर लिया, ठीक है, यानी दोनों अपना अपना जो दोस्त था उसको विस्थापित कर दिया। यानी ये क्या हो गया, दो विस्थापन हो रहे थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया इसमें। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न हमसे कहता है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सूर्य के प्रकाश में रखने पर धूसर यानी कि ग्रे हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे, धूसर। आपको क्वेश्चन का आंसर बताते रहना कमेंट में।
बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बताइए। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो हमारे बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और जब इसमें हम लोग पानी जोड़ देते हैं, जब हम लोग इसमें H2O जोड़ देते हैं तो ये पानी जोड़ने से बुझ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ये इसका बुझे हुए चूना का जो हमारा सूत्र हो जाता है वो CaOH2 हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं H2O जोड़ देते हैं तो एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हमारे पास है ही, तो OH2 जुड़ जाता है इसमें। समझ में आ गया? तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा बुझा हुआ चूना हो गया और ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना हो गया, और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। उपचयन को रोकने के लिए हम लोग चिप्स की पैकेट वगैरह में कौन सा गैस भरते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या भरा जाता है, एक अक्रिय गैस भरा जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ओ सॉरी, नहीं, ये अक्रिय नहीं है, सक्रिय है, लेकिन ये कम अभिक्रिया करता है, ठीक है, इसलिए इसको मिलाया जाता है। अगला हमारा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ये इसमें किसका उपचयन हो रहा है? ये जो हमारे पास अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन हम लोग कब बोलते हैं, जब किसी से जाके ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ और जाके हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो बन गया H2O। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुटा, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। अगला देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे या किसी भी धातु के खराब होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। आगे देखिए, संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो याद रखेंगे, तांबे पर कैसी परत चढ़ती है, तांबे पर जो है वो हमारी हरी परत चढ़ती है। और वहीं अगर आपको दे दे सिल्वर यानी कि चांदी, तो चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है। याद रखिएगा, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है, और अगर आपसे तांबा बोल दिया जाए तो उस पर कैसी परत चढ़ती है, हरी परत चढ़ती है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा इसको। देखिए, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सरना या महकना क्या कहलाता है? तो भोजन का सरना या महकना जो हमारा है वो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग। देखिए, अगला सवाल हमसे कहता है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो ना ही तो अम्ल रह जाता वो ना ही लवण रह जाता, वो हमारा क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ इसमें से कौन सा है? सिंपल सा है, हमारा पत्थर कभी जलता है नहीं, कांच जलता है नहीं, लोहा जलता है नहीं, क्या जलता है, पेट्रोल, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं, जो आसानी से जले। दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन यानी जलने के लिए, दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? दहन की प्रक्रिया के लिए हमारे पास पानी आवश्यक नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हवा यानी कि ऑक्सीजन, हवा नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जो हमारा वो दहन का पोषक होता है, ठीक है। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है दहन का पोषक क्या है। दहन का पोषक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग आग नहीं जला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है हमारा? एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग उसमें कौन सा गैस अलग से मिलाते हैं? तो हम लोग उसमें कौन सा मिलाते हैं? हम लोग उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन। पहले के समय में जो गैस होते तो गैस का अपना, एलपीजी जो गैस होता है उसका अपना कोई ये नहीं होता है, वो उसमें कोई स्मेललेस होता है, वो कोई गंध नहीं होती है, उसमें हम लोग रिसाव हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, जो कि जिससे हमको पता चलता है कि गैस लीक वगैरह हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है?
तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे गर्म होता है। क्यों सबसे गर्म होता है? क्योंकि वहां क्या हो रहा होता है, वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है ज्वाला को, ठीक है। तो वहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पूर्ण ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए वहां पे पूर्ण दहन होता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा बाहरी भाग में दहन होता है, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। समझ में आ गया? यहां पर ये हमारे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बने होंगे। आप लोग कितने सवालों को कर पाए, कितने सवाल बना पाए, ये हमको कमेंट में बताकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc। और हाँ, अगर पसंद आया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।